नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों पर, तो उसी में आगे देखते हैं टॉपिक के ऊपर। विश्व के प्रमुख पर्वतों में कुछ प्रश्न बाकी थे। यहाँ पर 26 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी, कुछ प्रश्न यहाँ पर अभी बाकी है, उसी को आगे जरा चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं, रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आवाज नजर आ रही है नहीं बताइए, आवाज सुनाई दे रही है नहीं बताइए, कमेंट करिए जरा जल्दी। आवाज आ रही है नहीं, कमेंट करके बताएं जरा जल्दी से। तापजन्य वायुदाब पेटियां है, 4 दे रखा है, बताइए कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय न्यूनदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 4 वायुदाब पेटियां दे रखी है। कौन सी इनमें से वायुदाब पेटियां तापजन्य कारण से निर्मित है? तापजन्य कारण से कौन सी निर्मित है, बताएं जरा। तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर तापजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा था, तापजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत है। तो देखिए, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र में सूर्य के तापमान की अधिकता होती है, हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म होकर अर्थात हल्की होती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यही कहलाती है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र के नाम से। तापीय कारण से निर्मित होता है, तापमान की अधिकता के कारण। तापमान जब अधिक होगा तो सूर्य का तापमान ज़्यादा गिरेगा, हवाएं जल्दी से गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है, तापीय कारण से निर्मित होता है। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड, तापीय कारण से। इस दाब पेटी के निर्माण का प्रमुख कारण है तापमान की अधिकता, या तापीय कारण कहलाता है। तापीय कारण, तापीय कारण से निर्मित है। तो सूर्य के तापमान की अधिकता के कारण होता है, तापीय कारण जिम्मेदार कारण है। अब यहां पर अगला समझेगा, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। ध्रुवीय उच्च दाब के क्षेत्र में सूर्य का तापमान अत्यधिक तिरछा गिरता है, और तिरछा गिरेगा तो यहां पर क्या होगा, सूर्य का तापमान अत्यधिक तिरछा गिरेगा, हवाएं अत्यधिक अर्थात क्या हो जाएगी, अत्यधिक हो जाएगी। यहाँ पर ठंड होगी, बर्फ जम जाएगी, निकटवर्ती वायु भी क्या होगी, ठंडी, और ठंडी वायु होगी तो ठंडी वायु होगी, भारी होगी, और भारी होकर नीचे की ओर गिरती है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, नाम कहलाता है ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। तो सूर्य का तापमान अत्यधिक कम होगा तो यहाँ पर अब बर्फ जम जाएगी सतह के ऊपर, 0 डिग्री या उससे कम, निकटवर्ती वायु भी संपर्क में आकर ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद भारी होकर नीचे गिरेगी इस प्रकार, और नीचे गिरेगी तो यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। तापमान की कमी के कारण बना, नाम कहलाता है तापीय कारण कहलाता है। तापीय कारण। तापीय कारण से निर्मित होता है। बात समझ में आई? तापीय कारण से निर्मित होता है, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है तापीय कारण। आवाज आ रही है नहीं, जरा जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। चित्र देखिएगा अच्छे से एक बार। कह देना। तो देखिए, यहां पर हमने पढ़ा था, यहां पर तापीय कारण से निर्मित है, तापमान की अधिकता के कारण, और यहां पर तापमान की कमी के कारण दाब कटिबंध बना, नाम कहलाता है तापीय कारण से। तो यहां देखिए 26वां जो प्रश्न, 26 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। यहां पर अगला जो हमारा प्रश्न है, तापजन्य वायुदाब पेटियां है,
भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी निम्न आंसर दीजिए जरा, क्या होगा 27 का आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही है नहीं? जुड़ जाइए जल्दी से क्लास से। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो 26वें प्रश्न का आंसर दीजिए, 26 का आंसर क्या होगा बताइए जरा जल्दी से। 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉरी 26 का 27 का 27वें प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा? यूपीएससी के लिए आइए इंडियन ज्योग्राफी की बुक बताएं। यूपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी मैंने बुक बताई थी, भारत का भूगोल, और खुल्लर या माजिद हुसैन किसी की भी पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल खुल्लर या भारत का भूगोल माजिद हुसैन, दो अलग अलग किताबें, कोई भी पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। हाँ 27 का आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी, उपोष्ण उच्चदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यूनदाब पेटी, ध्रुवीय उच्चदाब पेटी। देखिए पहला भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी, तापमान की अधिकता कारण निर्मित होती है, तापीय कारण जिम्मेदार है। और ध्रुवीय उच्चदाब पेटी तापमान के अत्यधिक कम होने के कारण निर्मित होती है। ये दोनों वायुदाब पेटियां हैं, ये गतिक कारण से निर्मित होती है। चित्र में हम लोगों ने देखा था, याद करिए, गतिक कारण से, जबकि ये दो पेटियां पहला व चौथा दे रखा है, ये तापीय कारण से निर्मित है। आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन, यहां पर सत्य होगा। बी ऑप्शन यहां पर सही है, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहां पर पढ़ा था हमने, कुछ याद आ रहा है? यहां पर पढ़ा था सूर्य के तापमान की अधिकता के कारण है, तापीय कारण से, ज्यादा होने के कारण या तापमान कम होने के कारण निर्मित है, तो यह भी तापीय कारण से निर्मित है। और गतिक कारण से जो निर्मित है दाब पेटियां, उनके नाम यहां पर लिख रहा हूं, यह है गतिक कारण से निर्मित है। गतिक कारण याद आ रहा होगा कुछ, यह भी गतिक कारण, पवनों की गति के कारण है, नाम कहलाता है गतिक कारण। 4 दाब पेटियां गतिक कारण से और गतिक कारण, 4 दाब पेटियां गतिक कारण, 3 दाब पेटियां तापीय कारण से निर्मित है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक पे जुड़िएगा। तो 27वें का आंसर होगा बी ऑप्शन सही है, 1 व 4 यहां पर सत्य है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आगे, जलीय समीर चलती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में दिन में जल से थल की ओर, रात्रि में जल से थल की ओर, दिन में थल से जल, रात्रि में थल से जल की ओर। जलीय समीर, जल से स्थल की ओर या स्थल से जल की ओर, बताइए। जलीय है तो पवनों का नामकरण जहां से प्रारंभ होती है वहां से रखा जाता है। प्रारंभ कहां से होगी? आज क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए वो 4-5 क्वेश्चन है, पूरे करवा रहा हूं, इसलिए जल्दी से उनको जरा कंप्लीट करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे समुद्री जलधाराएं। अगला टॉपिक होगा हमारा समुद्री जलधाराएं, लेकिन यहाँ जो 4-5 क्वेश्चन और है कंप्लीट कर डालते, तो जरा आंसर दीजिएगा इनके। जलीय समीर चलती है, कितने क्वेश्चन करवाओगे? 32 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 32 प्रश्न है, 28वें पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है। बस अब इसके बाद 4 प्रश्न ही और है, बताइए। जलीय समीर चलती है, दिन में जल से स्थल की ओर या रात्रि में जल से स्थल की ओर। दिन में सूर्य का तापमान थोड़ा ज्यादा होगा भूमि के भागों पर, और भूमि के भागों पर तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी दिन के समय, तो सूर्य का तापमान दिन के समय अधिक गिरेगा, तो दिन के समय अधिक गिरेगा तो यहाँ पर तापमान ज्यादा गिरेगा, वहीं गर्म होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र का कब? दिन में। दिन में देखिए निम्न दाब क्षेत्र, और यहाँ पर होगा उच्च दाब
क्षेत्र। पवन गैसों का सतत प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, तो जल से स्थल की ओर चलेगी। तो जल से स्थल की ओर चलेगी, जल है भाग है यहाँ पर और यहाँ स्थल भाग है, नाम कहलाएगी जलीय पवनें या समुद्री पवनें। जलीय समुद्री पवनें। जलीय समीर चलती है दिन में जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर यहाँ पर पवनें चलेगी, तो दिन में चलेगी पवनें, नाम कहलाती है जल से स्थल की ओर। जलीय है तो पहला बात तो क्लियर है, यहीं पे जलीय है तो क्या होगा, पवनों का नामकरण जहाँ से प्रारंभ होती है वहां से रखा जाता है। प्रारंभ कहाँ से होगी, जल से। स्थल से तो जहाँ लिखा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो जल से स्थल की ओर चलती है, जल से स्थल की ओर चलती है, जलीय पवनें कहलाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, पवनें जहां से प्रारंभ होगी वहां से नामकरण। प्रारंभ कहाँ है, जलीय लिखा है तो जल से होगी शुरुआत, स्थल से नहीं होगी। डी में कैसे हो सकती है, थल से स्थल। जलीय है तो स्थल से थल से हो ही नहीं सकती शुरुआत, सिंपल है। मैंने बताया था पवनों का नामकरण जहां से प्रारंभ होती है वहां से रखा जाता है, तो प्रारंभ कहां से हो रही है, जलीय पवनें, जल से शुरुआत होगी, तो थल वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ये ऑप्शन यहां पर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैंने यहां पर जो प्रश्न, मेरे जो प्रश्न थे उसका जरा यहां पर देखेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक पछवा पवनें, व्यापारिक व पछवा पवनें कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है। व्यापारिक पछवा पवनें कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है, सही है या गलत बताना है। स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है, स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है, स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है। बताइए जरा सही है गलत है। पहला दूसरा सेंटेंस उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं। व्यापारिक व पछवा पवनें कोरियोलिस बल से 28वें का 29वें का आंसर दें, 29th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब ये कहीं एग्जाम में नहीं आए हुए, ये मेरे बनाए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने कठिन प्रश्न ले आता हूं, 3-4 प्रश्न वो है, इसका बताइएगा जरा क्या। व्यापारिक व पछवा पवनें कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है, कोरियोलिस बल से पवनें मुड़ जाती है। व्यापारिक पवनें कोरियोलिस बल से थोड़ी कम, पछवा पवनें और ज्यादा, और ध्रुवीय पवनें और भी ज्यादा प्रभावित होती है। पढ़ा था हमने, याद करिए, चित्र में देखे। कोरियोलिस बल से, अगर कोरियोलिस बल के कारण पवनें मुड़ जाती है, ये थोड़ी मुड़ेगी और ज़्यादा मुड़ेगी, और सबसे ज़्यादा ध्रुवीय पवनें मुड़ जाती है। तो कोरियोलिस बल से व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय पवनें प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है, तीनों प्रभावित होगी कोरियोलिस बल से। स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा नहीं होती है। स्थानीय पवनों की निश्चित दिशा नहीं होती, निश्चित दिशा तो किन की होती है, वैश्विक पवनों की निश्चित दिशा होती है। तो यहां पर क्या होगा, केवल एक सही है, पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा यहां पर गलत है। स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा नहीं होती है। तो व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें, ध्रुवीय पवनें कहलाती है। वैश्विक पवनें, परिभाषा सुनिएगा, वे पवनें जो संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, वैश्विक पवनें कहलाती है। निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वैश्विक पवनें कहलाती है। देशराज जी, आपके प्रश्न का मैं आंसर ढूंढ के दे दूंगा, मेरे दिमाग में है, जरूर आपको पता करके बताऊंगा, मैं 100% बताऊंगा, ठीक है, जरूर। तो पहले प्रश्न का आंसर, इसका आंसर होगा 29वें का, ये ऑप्शन सत्य है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 30वें का आंसर दें जल्दी। 32 प्रश्न है, हाँ टेस्ट में भी आया था पिछला जो प्रश्न है, ये भी शायद आया होगा, तो अच्छे से बताइए कौन सा है। आज भी फोन आएंगे, चिंता मत करिए, लाइव क्लास होने के बाद में फोन करूंगा मैं, कुछ फटाफट फोन पे बात होगी। आज फोन आएगा 11:30 से 12:15 के बीच में, 11:30 से 12:15 के बीच में फोन किया करता हूं, उसी दौरान फोन करूंगा मैं आपको। हाँ बताइए इसका क्या आंसर होगा, आज जरूर आ जाएगा आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल।
कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। कोरियलिस बल का मान क्या होगा? बढ़ता जाता है। कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लगातार बढ़ता चला जाता है। पढ़ा था हमने, याद करिए। ये ऑप्शन क्या है? पहला सेंटेंस सही है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगी? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इधर। उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ जाएगी, और इधर कौन सा हाथ है मेरा? दायां। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है। दाएं तरफ, राइट साइड मुड़ जाती है, बाएं तरफ नहीं होगी, दाएं तरफ मुड़ जाती है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर नहीं। तो क्या होगा आंसर? दाएं ओर। दाईं ओर कहें या राइट साइड कहें? RIGHT, राइट साइड। सिंपल सी बात है। अगर गेंद तो एग्जाम में होगी नहीं, अपने हाथों को ऐसे रखिए, हाथों में देखिए बीच का भाग हो गया 0 डिग्री, और इधर मुड़ जाएगी, इधर ढलान है ये वाला, इधर मुड़ेगी तो क्या होगा? इधर का हाथ राइट हैंड है, उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएगी। पवनें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो बिल्कुल सही है। पहला व तीसरा, पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, तो पहले का तीसरे का पहला व तीसरा सही है। पहला व तीसरा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर सत्य है। चेक करूंगा सर आज क्लास कब शुरू हुई? बिल्कुल वही 9 बजे ही होगी हमेशा क्लास, चिंता मत करिए। टाइम देखकर जल्दी नहीं आ गया, हो सकता कोई भूल से 9:15 हो गई होगी, बाकी टाइम के तो 9 बजे का ही है। तो यहां पर पहला व तीसरा ऑप्शन सही है। पहला व तीसरा होगा तो क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर सत्य है। 9:15 नहीं, 9 बजे क्लास प्रारंभ हो गई थी। क्लास का टाइमिंग हमारा यही है। टाइमिंग में जब भी चेंज होगा मैं पहले ही आपको सूचना दे दूंगा, ठीक है। तो पहला व तीसरा सेंटेंस यहां पर सत्य है। फर्स्ट और थर्ड यहां पर सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें दक्षिण गोलार्ध की तुलना में पछवा पवनों में प्रबल होती है। बताइए जरा इसका आंसर। 31 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। 15 मिनट में जो किया था वो आप कुछ प्रश्न ही सॉल्व कराए थे। 1-2 प्रश्न अभी दर्शा दूंगा मैं पुनः आपको। कोई बात नहीं, अगर लेट हुआ है, प्रश्न रह गए तो मैं 2 मिनट में चर्चा कर दूंगा। जो पिछले प्रश्न हुए उनकी चर्चा मैं आपको सामने भी कर दूंगा, चिंता नहीं करिएगा। जो प्रश्न 2-1 प्रश्न इससे पहले करवाए थे वो पुनः एक बार चर्चा कर दूंगा। बताइए क्या होगा? 31 का आंसर क्या होगा? 31वें प्रश्न का आंसर पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा सेंटेंस, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? 31 का 32वां नहीं है सुशील कुमार जी, 32वां नहीं, 31वां ही प्रश्न चल रहा है। 31वें प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें दक्षिण गोलार्ध की पछवा पवनों की तुलना में प्रबल होती है। पछवा पवनों की तुलना में प्रबल होती है। व्यापारिक पवनों की तुलना में पछवा पवनों का विक्षेपण अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। जल्दी से बताएं इसका आंसर। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें दक्षिण गोलार्ध के पछवा पवनों की तुलना में प्रबल होती है, ये गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनें प्रबल होती है, तभी तो गरजता 40 प्रचंड 50 व चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध की पछवा पवनों के नाम है, उत्तरी गोलार्ध के पछवा पवनों के नामकरण नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें दक्षिणी गोलार्ध की पछवा पवनों की तुलना में प्रबल होती है, तो गलत हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा प्रबल होती है, महासागर ज्यादा है इसलिए। व्यापारिक पवनों की तुलना में पछवा पवनों का विक्षेपण अधिक होता है, मुड़ाव अधिक होता है।
कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ऑप्शन कहलाएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। थर्ड सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर चित्र के रूप में, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा ये वाली है, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाने की दिशा, इसका तात्पर्य क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहां पर आंसर होगा देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सही है, दे रखा चित्र के अनुसार बिल्कुल सही है। तो दूसरा व तीसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन होगा यहां पर, दूसरा व तीसरा सही है, बिल्कुल सही दे रखा है। बी ऑप्शन यहां पर सत्य होगा। बात समझ में आई होगी? राहुल जी बी ऑप्शन सही है, यहां पर कोई नहीं वाला तो है ही नहीं ऑप्शन, एक चुनना ही पड़ेगा। तो यहां पर दूसरा व तीसरा ऑप्शन यहां पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्व अक्षांश एक उच्च दाब का क्षेत्र है। अश्व अक्षांश का विस्तार समुद्र के ऊपर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होता है। बताइए कौन सा सही है? लास्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, 32 प्रश्न है टोटल, 32वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। बताइएगा क्या है? 32वें का आंसर दीजिएगा। हाँ सर, ओके सर, कंफ्यूजन हो गया था, कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, गलती हो तो उसे तुरंत सुधार करना है और अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लेना है। गलत हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें सुधार करके वापस अगले बार ध्यान रखना है। बताइए क्या आंसर होगा? अश्व अक्षांश एक उच्च दाब का क्षेत्र है और अश्व अक्षांश का विस्तार समुद्र के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होता है। अश्व अक्षांश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। चित्र में देखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को हम नाम क्या देते हैं? अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। कैसा दाब कटिबंध है? उच्च दाब का क्षेत्र है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में मुख्य रूप से कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्य रूप से इसको कहा जाता है अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश एक उच्च दाब का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये तो मेरे बनाए हुए प्रश्न है, थोड़े उनकी तुलना में थोड़े कठिन होंगे। अश्व अक्षांश का विस्तार समुद्र के ऊपर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होता है। सही है, बी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो 32वें का आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन सत्य है। देखिए 27, 28, 29 प्रश्न बड़े जल्दी से ले आ रहा हूं। 3-4 प्रश्न जो लेट जुड़े थे, बाद में पता लगा था, तो उनके लिए जल्दी से एक बार प्रश्न ले आता हूं। जो पिछले 27 से प्रश्न करने थे, सिंपल है। तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं, तापीय कारण से कितनी वायुदाब पेटियां बनती है पृथ्वी पर? 3। तापीय कारण से 3 वायुदाब पेटियां बनती है। तापीय कारण से 3 और गतिक कारण से 4। गतिक कारण से 4, तापीय कारण से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब, तो वो उत्तरी ध्रुवीय हो चाहे दक्षिणी ध्रुवीय हो, ये दोनों वायुदाब पेटियां हैं, ये बन जाती है तापीय कारण से। तो पहला व तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। फर्स्ट व थर्ड, सॉरी इसमें मैंने गलत कर दिया था, यहां पर गलत भर दिया, सॉरी। फर्स्ट व फोर्थ, हाँ सही तो है, फर्स्ट व फोर्थ यहां पर सही होगा। बी ऑप्शन यहां पर सही है, बी ऑप्शन ही होगा, फर्स्ट और फोर्थ।
देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये दोनों गतिक कारण से और ये दोनों तापीय कारण से हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अभी करवा दिया था लेकिन 5 मिनट जो लेट जुड़े हैं जरा जल्दी से देखें। जलीय पवनें कहां चलती है? दिन में जल से स्थल की ओर। सिंपल है, जल से शुरुआत होगी तो नाम क्या पड़ जाएगा? जल से स्थल की ओर। जल से स्थल की ओर दिन में चलती है। देखिए दिन में सूर्य का तापमान ज्यादा गिरेगा, हवाएं गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो यहां पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा, जबकि जलीय भागों में उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है। तो पवनें जल से स्थल की ओर चलती है, नाम कहलाती है जलीय पवनों के नाम से जाना जाता है। तो जलीय पवनें चलेगी दिन में, जल से स्थल की ओर चला करती है। जल से शुरुआत है, नाम जलीय। स्थलीय होता तो क्या होता? स्थल से जल की ओर। जलीय पवनें होती है, जल से स्थल की ओर चलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक व पछुआ पवनें कोरिलेस बल से प्रभावित होती है। व्यापारिक व पछुआ पवनें कोरिलेस बल से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है, कोरिलेस बल से प्रभावित होती है। स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा नहीं होती है, कभी भी किधर से चलने लग जाती है। ठीक है, कोई कुछ निश्चित स्थानीय पवनें हैं जो चलती है, लेकिन सामान्यतः स्थानीय पवनों की निश्चित दिशा नहीं होती है। निश्चित दिशा तो वैश्विक पवनों की होती है। वे पवनें जो संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है वैश्विक पवनें कहलाती है। तो यहां पर पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। केवल आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 29वें का ऑप्शन कहलाएगा ए ऑप्शन सही है। जो लेट जुड़े थे उनके लिए जल्दी से एक बार बता रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा लेके आ रहा हूं। और लास्ट प्रश्न 31-32 तो हमने किया ही था। यहां पर समझिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरिलेस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता है, बिल्कुल सही है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मुड़ेगी। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर है, बाईं ओर नहीं। पवनें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन की परिभाषा सही है, सही है। पहला व तीसरा सही है, ऑप्शन कहलाएगा बी ऑप्शन सत्य है। और अब एक लास्ट प्रश्न। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवनों की तुलना में प्रबल होती नहीं। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें प्रबल होती है, तभी तो गरजता 40, प्रचंड 50 व चीखता 60 कहा जाता है। व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवनों का विक्षेपण अधिक होता है, मुड़ाव ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे होती है दिशा, देखिए इनकी कुछ ऐसे, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए शुरुआत है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तरी गोलार्ध में सही लिखा है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दूसरा व तीसरा सही है। अब कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं, 32 में से कितने प्रश्न सही हुए? जल्दी से। कोई बात नहीं, देखिए मेरी ड्यूटी है थोड़ा रिपीट करना, रिपीट कर दें। किसी का अहित नहीं होना चाहिए, हित हो जाए डबल बार तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने एक बार सुन लिया तो यही समझेगा, कभी कभी डबल सुन ले तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी याद ही रहेगा, बढ़िया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं सुना, लेट आए थे या लेट जुड़ पाए थे, कोई बात नहीं, तो वापस से एक बार जरा तेजी से रिपीट कर दिया। हाँ बताइए जरा कितने सही हुए, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके। फिर अगला टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। 22, 28, 26, 30, 31, 32 सही है, बहुत बढ़िया बात है। इतनी उम्मीद तो मैं भी नहीं कर सकता। 27 सही है, 25 सही है, 29, चलिए बहुत अच्छी बात है। 30, 32 में से 32 है, कहीं के 22 से 28 से 31 है, बढ़िया है। देखिए भी 25 के आसपास प्रश्न यदि सही हो रहे हैं तो अच्छी स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। 25 से थोड़े कम हो रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार करिए। मामूली सा ध्यान देकर, आपको प्रश्न सारे आ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ी जल्दबाजी में गलत कर दिए थे, तो उनको जरा अच्छे से सोच समझ कर पढ़ना और बढ़िया से करना। ठीक है,
सोच समझ के प्रश्न करेंगे, मन लगाकर ध्यान लगाकर तो बढ़िया जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर जो प्रश्न दिए थे सारे हमने सॉल्व किए। 32 प्रश्नों पे चर्चा की थी। कुछ ये पिछले जो प्रश्न 5-6 प्रश्न दिए थे ये वाले देखिए, ये तो मेरे बनाए हुए प्रश्न है, लेकिन बाकी जितने भी थे वो सारे आपके सामने एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे, उनके ऊपर चर्चा किए थे मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सामने रखे, एग्जाम में आए हुए, और अदर भी कई सारे प्रश्न हैं वो चर्चा मैंने आपके सामने किए। अब एक छोटा सा बिंदु और चर्चा कर रहा हूं सर, जेट स्ट्रीम क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा हम जब इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, यकीन करिए। जैसे यहां पर अच्छे समझाया तो वहां पर भी बढ़िया से करेंगे। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जब आएगा टॉपिक तब हम वहां पर समझ लेंगे। अब यहां पर एक छोटा सा बिंदु और है, मैं आपके सामने बता रहा हूं, पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होता है वो भी जरा हम लोग चर्चा कर देते हैं। पर्वत समीर और घाटी समीर। किशोर जी आपके भी 32 में से 32 सही हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप कभी गलत नहीं करते हैं, मैंने कई बार देखा है। महिपाल जी के 5 गलत है, सही है, चलिए बढ़िया है। तो प्रश्नों पर हमने चर्चा की, अब एक टॉपिक रह गया यहां पर, तो टॉपिक का नाम है पर्वत समीर और घाटी समीर। यहां पर जरा थोड़ा सा एक छोटा सा बिंदु और है, हम चर्चा कर देंगे। पर्वत समीर घाटी समीर, फिर आऊंगा मैं समुद्री जलधाराओं पे। समुद्री जलधाराओं में आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, एक बार अगर मुझे अच्छे से सुन लिया तो समुद्री जलधाराएं कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरा प्रॉमिस है। कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो एक छोटा सा बिंदु और है, करवाऊं या नहीं बताइए। पर्वत समीर और घाटी समीर, नाम सुना होगा, पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में सुना या नहीं, जरा बताइए। पर्वत समीर और घाटी समीर चर्चा करें या नहीं बताइए। पर्वत समीर और घाटी समीर चर्चा करते हैं हम लोग, देखिए इंपॉर्टेंट है पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में। स्वाति शर्मा जी कह रहे मेरा नाम नहीं ले रहे सर, मैंने पूरी ईमानदारी से 32 किए, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रभावित हूं, आपने 32 में 32 किए, बहुत बढ़िया। देखिए नाम तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा यहाँ पर, सबके प्रत्येक है, फिर भी जरा आप ज्यादा कहेंगे तो मैं जरूर 1-2 नाम यहाँ पर ले लिया करूंगा, चिंता नहीं करें, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम करिए बस बढ़िया से। ठीक है, धन्यवाद स्वाति जी, 32 किए उसके लिए, बहुत अच्छा बात है, बढ़िया। तो देखते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, एग्जाम में कभी कभार प्रश्न बन जाता है इससे भी। तो देखते हैं यहां पर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताइए एक बार, आज और पूछूंगा मैं आपको, बढ़िया से समझ में आ रहा है या नहीं। देखते हैं टॉपिक पर्वत समीर व घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर, हाँ वैसे आप इसको मानसूनी पवनों का, मौसमी पवनों का भाग मान सकते हैं। ये जिस हेडिंग में आता है नॉर्मली ये हेडिंग बनेगी इसमें, उसको कहते हैं मौसमी पवनों वाली हेडिंग में चाहे तो हम डाल सकते हैं। पढ़ा था वैश्विक पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, किसी न किसी एक में तो हेडिंग डालनी पड़ेगी, तो उसमें से हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं मौसमी पवनों में, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर को मौसमी पवनों का भाग कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद बहुत ही। आगे देखते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में, 2 चित्र बनाऊंगा, देखिए सारा क्लियर हो जाएगा उसमें बढ़िया से। ठीक है, पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बिंदु और है, थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, 1-2 बिंदु और जो रह गए वो भी कंप्लीट कर डालते हैं। तो देखिए पर्वत समीर के बारे में और घाटी समीर के बारे में,
एक तरफ देखिए सूर्य दर्शा रखा है और दूसरी तरफ यहां पर दर्शा रखा है चंद्रमा और तारे। चंद्रमा और तारे होंगे तो क्या होगा, रात को दर्शा रखा है इसका तात्पर्य। और यहां पर क्या दे रखा है, सूर्य दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, दिन की स्थिति होगी। साथ साथ चित्र भी बना लेना। तो दिन में जब बताएंगे तो यहां पर दिन में सूर्य है तो इसका मतलब क्या होगा, दिन होगा। और यहां पर चंद्रमा और तारे, इसका मतलब क्या होगा, रात होगा। यहां पर सिंपल सी बात है। तो यहां पर समझते हैं, एक एक करके देखें। दिन के समय जब सूर्य का तापमान यहां पर क्या होगा, ज्यादा होता है। जब सूर्य का तापमान ज्यादा होगा तो अर्थात क्या होगा, गर्मी होगी और गर्म भाग होगा। दिन के समय तापमान ज्यादा गिरेगा। एक बार चित्र में कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में बढ़िया से आते हैं। साथ साथ चित्र बना लीजिए आप भी बढ़िया से। चित्र बना लीजिए मेरे साथ साथ आप भी। साथ साथ चित्र बनाइए। देखिए यहां पर लिखा है निम्न दाब, इधर लिखा है यहां पर उच्च दाब, और इधर उच्च दाब, और यहां लिखा है इधर की ओर निम्न दाब। सर प्लीज नेट की बुक के बारे में बताएं। तो नेट की तो मेरी स्वयं की बुक आती है, आपने देखा होगा भूगोल नाम से, कॉलेज व्याख्याता पर आती है, वो नेट में काम आती है। यूं के यूं बुक भूगोल नाम से, डॉक्टर रमेश सोनी मेरे स्वयं के नाम से ही आती है भूगोल की। ठीक है, ये एक बार चित्र बनाइए, इसको जरा यहां पर समझते हैं क्या है पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में। मेरे उम्मीद है आप तो चित्र देखकर ही समझ गए होंगे क्या है। चित्र देखकर ही आंसर आ गया होगा पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में। ये चित्र बना लीजिए, इसका वर्णन समझते हैं, फिर लिख डालेंगे। सर 32वें प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा क्या पूछा है, अभी देख लेंगे पुनः एक बार। रेखा कुमार जी आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करते रहिएगा, लगातार अपने एम में जुटे रहिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए आज टॉपिक स्टार्ट होगा या नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो तो बढ़िया होगा, और मजबूती से करें। बन गया चित्र, वर्णन करूं यहां पर। सर चंद्रमा में से तारे हटा दो। चंद्रमा में से तारे हटा देंगे तो पता कैसे रहेगा रात है या दिन है। चंद्रमा कई बार क्या होता है दिन में भी निकल आता है, आपने देखा होगा 5-6 बजे के आसपास भी दिखाई देता है, लेकिन तारे नहीं दिखाई देते। तारे आ गया इसका मतलब क्या होगा, यहां पर फुल्ली क्या है, रात है। हमें कुछ और नहीं सोचना, हमें सीधा सोचना है बस। ठीक है, समझते हैं, देखिए क्या है, पढ़े यहां पर। अगला देखते हैं क्या है ये अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताप ज्यादा तो दाब कम होगा। तो सुनिएगा यहां पर पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में। हो गया डायग्राम।
चित्र बन गया? चित्र बन गया तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर, इसका वर्णन भी आगे लिख डालेंगे। तो देखिएगा, हम समझते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर। चित्र बन गया, हम समझते हैं। सुनिएगा, पहले पर्वत समीर के बारे में, सॉरी घाटी समीर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाम ही है घाटी समीर और पर्वत समीर। हमें पता नहीं क्या आंसर होगा, लेकिन एक बात जरा समझ लीजिए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्वत समीर है तो शुरुआत कहां से होगी? पर्वत से। घाटी समीर है तो घाटी शुरुआत कहां से होगी? घाटी से। पर्वत समीर है तो पर्वत से शुरुआत, घाटी समीर है तो घाटी से शुरुआत होगी। सर तापीय परिकल्पना, फ्लोन की गतिक संकल्पना, वो मॉनसून टॉपिक में आएगा, बढ़िया समझाऊंगा। फ्लोन ने क्या कहा था, हैमिल्टन, पी कोटेश्वरम, अनेक विद्वान है जो अपने विचार रखेंगे, सब रखूंगा, मॉनसून टॉपिक में आ जाएगा इंडिया के, चिंता नहीं करें। मैं तो प्रिंटेड क्वेश्चन ही लेके आया हूं अनिता जी, और वो आपको यहां पर मिल जाएगा। अभी मैंने मैसेज भी करवा दिया है, ये सारे कंप्लीट होते प्रश्न आपके ऐप पर आ जाएंगे। तो जरा सुनिएगा, आप काम की बात करते हैं। सम टॉपिक है पर्वत समीर, तो पर्वत से शुरुआत, घाटी समीर होगा तो क्या होगा? घाटी से शुरुआत। जरा देखेगा यहां पर, पहला यहां पर घाटी समीर के बारे में। दिन के समय जब सूर्य का तापमान ज्यादा गिरेगा तो पर्वतों के ऊंचे भागों में अपेक्षाकृत तापमान क्या गिरता है? ज्यादा। तापमान यहां पर ज्यादा गिरेगा, यहां बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण, जबकि इसकी तुलना में निचले भागों में पाया जाता है उच्च दाब। तो यहां पर यदि सूर्य का तापमान गिराऊं दिन के समय तो तापमान ज्यादा गिरेगा, दिन के समय में तापमान ऊपर भी गिरेगा, नीचे की ओर भी यहां ज्यादा गिरेगा, हवाएं जल्दी से गर्म होगी और गर्म होने के बाद में हो जाएगी हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो यहां बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। यहां इसके निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो गया तो इसकी तुलना में यहां पर क्या होगा? घाटी वाले भागों में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो घाटी वाले क्षेत्रों में उच्च दाब, जबकि पर्वतों के ऊंचे भागों पर पाया जाता है निम्न दाब, क्योंकि सूर्य का तापमान यहां पर क्या नजदीक है, ज्यादा गिरेगा। सूर्य का तापमान ज्यादा गिरेगा तो यहां पर हवाएं गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो यहां बन जाएगा निम्न दाब, जबकि इसकी तुलना में होता है, अर्थात यहां पर घाटी वाले भागों में पाया जाता है उच्च दाब। तो पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब वाला भाग है घाटी और निम्न दाब वाला क्षेत्र है पर्वत। तो घाटी से पर्वत की ओर पवनें प्रवाहित होगी, उच्च से निम्न की ओर पवनों का नाम कहलाता है घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है घाटी समीर। दिन के समय पर्वतों के ऊंचे भागों पर तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी। शिमला है, शिमला में देखिए आप, यूं तो ठंडक रहती है लेकिन दिन के समय तापमान क्या रहता है? दिन के समय में फिर भी थोड़ा ज्यादा रहता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, हवाएं ऊपर उठेगी, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो गया। जबकि इसकी तुलना में रात्रि में, जबकि इसकी तुलना में निचले भागों में, घाटीनुमा भागों में उच्च दाब पाया जाता है। एक निम्न हो गया तो दूसरा इसकी तुलना में अपना आप क्या हो जाएगा? उच्च दाब हो जाएगा। तो यहां पर पाया जाता है उच्च दाब और यहां पर है निम्न दाब। तापमान ज्यादा गिरा, निम्न दाब बना, यहां पर उच्च दाब। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च से निम्न की ओर जाएगी तो घाटी से पर्वत की ओर जा रही है, नाम कहलाएगा घाटी समीर के नाम से जानी जाती है। अगला समझिएगा रात्रि के समय। रात्रि के समय ऊंचा भाग है शिमला, वही उदाहरण लीजिए। शिमला में रात्रि के समय ठंड ज्यादा हो जाती है, दिन के समय तो गर्म रहता है, देखिए आप जाएंगे जून जुलाई में, लेकिन रात्रि के समय काफी ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होगा तो हवाएं भारी होकर नीचे गिरेगी, यहां क्या बन जाएगा? उच्च दाब। तो हवाएं भारी होकर ऊपर गिरेगी तो उच्च दाब बन जाएगा। इसकी तुलना में निचले भागों में क्या पाया जाता है? निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यही निम्न दाब निचले भागों की ओर, उच्च दाब पर्वत के ऊंचे भागों की ओर, हवाएं उच्च से निम्न की ओर गमन करती है, नाम कहलाती है पर्वत समीर। पर्वत से घाटी की ओर जाती है, नाम कहलाती है पर्वत समीर के नाम से जानी जाती है। सिंपल सी बात है, शिमला का उदाहरण दिमाग में रखिए। शिमला के समय रात्रि वहां पर बहुत ठंडक होती है और दिन रहता है गर्म रहता है। रात्रि बहुत ठंडक होगी, रात्रि में ठंड होगी तो यहां पर उच्च दाब बन जाएगा, हवाएं भारी होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी, आर्द्रता है नमी वाली, नमी वाली होगी तो भारी होगी, और ऊंचे वाले क्षेत्रों में बन जाता है उच्च दाब और यहां पर होगा निम्न दाब। हमें प्रैक्टिकल उदाहरण याद रखना है, अपने आप आंसर आएगा। शिमला में क्या होता है, दिन में जाते हैं तो गर्मी रहती है, अभी जाइए दिन के समय गर्मी रहेगी, लेकिन रात्रि के समय ठंडक होती है वहां पर। रात्रि के समय जब ठंडक होगी रात्रि के समय जब ठंडक होगी तो यहां पर क्या होगा? उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, हवाएं भारी होगी और ऊपर गिरेगी, ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? उच्च दाब।
जबकि इसकी तुलना में यहां पर पाया जाता है निम्न दाब निचले भागों में, तो उच्च से निम्न की ओर। और दिन के समय शिमला में क्या होता है, गर्मी होती है, और गर्मी होगी तो यहां पर क्या होगा, निम्न दाब बन जाएगा, तापमान गर्म होगा, हवाएं जल्दी से ऊपर उठेगी तो निम्न दाब बन जाएगा। इसकी तुलना में यहां पाया जाता है उच्च दाब, तो उच्च से निम्न की ओर चलेगी घाटी से, अर्थात पर्वत के ऊंचे भागों की ओर, नाम पड़ गया घाटी समीर। हमें उदाहरण से याद रखना है तभी बात समझ में आएगी। शिमला में रात्रि के समय ठंडक, ऊंचे भाग पर है शिमला, तो यहां पर क्या होगा, उच्च दाब। शिमला में दिन के समय गर्मी, तो यहां पर निम्न दाब पाया जाएगा। शिमला पर्वत के ऊंचे भागों पर है, तो बस ऐसे उदाहरण को याद रखिए और आंसर क्लियर हो जाएगा। लिख डालते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे में। तो पहला लिखते हैं पर्वत समीर के बारे में। पर्वत समीर, पर्वत समीर। पर्वत समीर रात्रि के समय सूर्य के तापमान के अत्यधिक कम होने के कारण, साथ साथ नोट करते जाइएगा, रात्रि के समय सूर्य के तापमान के अत्यधिक कम होने के कारण पर्वतों के ऊंचे भाग ठंडे हो जाते हैं और उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण, और उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जबकि निचले या घाटीनुमा भागों पर, घाटीनुमा भागों पर निम्न दाब पाया जाता है। निचले या घाटीनुमा भागों पर निम्न दाब पाया जाता है। अतः पवने आज प्रश्न, अभी यही प्रोसेस चल रहा है, वहां पर टेक्निकल टीम कर रही है, प्रश्न ही डाल रहे हैं। अभी सूचना पहुंचा दी है मैंने इस क्लास के दौरान ही। अभी आपके प्रश्न सारे 26 नहीं बल्कि 32 तक सारे प्रश्न चले जाएंगे। टेक्निकल टीम जरा ध्यान देना, अभी आज अभी के अभी प्रश्न डालने उसमें जल्दी से ऐप में। उम्मीद करता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके सारे प्रश्न उस पर ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। 1 घंटे में सारे प्रश्न अभी जो यहां पर मैंने करवाए थे 1 घंटे के अंदर आपके ऐप में उपलब्ध हो जाएंगे यहां पर। अतः पवने पर्वत के उच्च भागों से घाटीनुमा भागों की ओर गमन करती है। पर्वत समीर कहलाती है। पर्वत समीर कहलाती है। रात्रि के समय जब सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण पर्वतों के ऊंचे भागों ठंडे हो जाते हैं और उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जबकि निचले घाटीनुमा भागों पर निम्न दाब पाया जाता है। अतः पवने पर्वत के ऊंचे भागों से घाटीनुमा भागों की ओर गमन करती है, पर्वत समीर कहलाती है। फोहन कहें या फोन कहें एक ही बात है, और फोन पवने चलती है फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर।
अगला है घाटी समीर। घाटी समीर मैंने बताया था ये प्रश्न, ये टॉपिक आप उसमें जोड़ दीजिएगा हेडिंग में, मौसमी पवनों की हेडिंग में आ जाएगा। मौसमी पवनें पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था हमने जलीय पवने और स्थलीय पवने, उसी मौसमी पवनों का ही भाग है घाटी पर्वत समीर, और घाटी समीर के नाम से भी हम कैसे दूसरी जो टाइप है पर्वत समीर घाटी समीर, उस हेडिंग में डाल दीजिएगा। दिन के समय पर्वतों के ऊंचे भागों पर दिन के समय पर्वतों के ऊंचे भागों पर तापमान की अधिकता होने के कारण, साथ साथ नोट करते चले जाना है, दिन के समय पर्वतों के ऊंचे भागों पर तापमान की अधिकता होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जबकि घाटीनुमा भागों पर उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है। जबकि घाटीनुमा भागों पर उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है। अतः पवने घाटी से पर्वतों के ऊंचे भागों की ओर गमन करती है। घाटी समीर कहलाती है। तो घाटी समीर कहलाएगी यहां पर। सर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, फोन पवने आल्प्स पर्वत और अफ्रीका से चलती है? नहीं, फोन पवने चलती है फ्रांस देश से स्विट्जरलैंड की ओर। स्पेन देश की दिशा से आती है, फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर चलती है, फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर चलती है, न कि अफ्रीका महाद्वीप से चलती है। फ्रांस से स्विट्जरलैंड की ओर चलने वाली गर्म पवने नाम कहलाती है, फोन पवनों के नाम से जानी जाती है। फ्रांस राष्ट्र में अंगूर के बागान में अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है, नाम कहलाती है, इसी को नाम देते हैं फोन पवने। हो गया यहां पर। तो यहां एक छोटा सा टॉपिक और था, हमने चर्चा कर दी यहां पर पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में। हो गया यहां पर। समय अभी तो 5 मिनट। पर्वत समीर के विपरीत चले घाटी समीर। सिंपल सा शब्द है, शिमला का उदाहरण याद रखिए। शिमला दिन के समय में गर्म रहेगा, ऊंचे भागों पर है, तो अर्थात क्या होगा, ऊंचे भागों पर निम्न दाब हो जाएगा। और जबकि ठंड रात्रि के समय ठंडक होगी, तो पर्वत के ऊंचे भागों पर है शिमला, तो रात्रि के समय उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सी बात है, शिमला का उदाहरण याद रखिए, अपना आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत समीर व घाटी समीर कहलाती है। तो
तो ये हमने चर्चा की पवनों के बारे में। पर्वत समीर और घाटी समीर दिन के समय, रात्रि के दिन के समय तापमान ज्यादा, तो तापमान ज्यादा वहीं गर्म हुई निम्न बना, यहाँ पर उच्च दाब। रात्रि के समय यहाँ पर तापमान अत्यधिक कम, शिमला जैसा क्षेत्र ऊंचा क्षेत्र है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। तापमान कम गिरेगा, ठंडक होगी, हवाएं भारी होगी, नीचे गिरेगी उच्च दाब, जबकि यहाँ पाया जाता है निम्न दाब क्षेत्र। हाँ, माउंट आबू उदाहरण दे सकते हो, शिमला दे सकते हो, कोई भी दे, ज्यादा प्रसिद्ध शिमला भारत में, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा समुद्री जल धाराएं। समुद्री जल धाराएं, तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम लिख डालते हैं, आज समझ में आएगा, जब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय लगे, समय बचा नहीं है उतना, तो 2-4 बिंदु में इंपॉर्टेंट है वो एक बार नोट कर डालते हैं, फिर आते उस दिन समझना रहेगा। तो जरा 2-4 इंपॉर्टेंट बिंदु है, साथ में मेरे लिख डालिए, हेडिंग लगाए समुद्री जल धाराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आसानी समझ में आ रहा है ज्योग्राफी, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद। सर टॉपिक कल शुरू करेंगे, टॉपिक कल शुरुआत ही करेंगे, कल का मतलब मंडे को करेंगे, लेकिन यहां पर मैं कुछ 2-4 बिंदु परिभाषा जैसी कुछ लिखवा देता हूं, वो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो लेकिन टॉपिक की शुरुआत तो कर ही देते हैं आज। लिखे समुद्री जलधाराएं, समुद्री जल धाराएं। मैं एक आध परिभाषा लिखवा देता हूं, एक आध कुछ बात लिखवा देता हूं, ना भी समझ में आए तो भी लिख डालना एक बार, क्योंकि मंडे को आएंगे तब टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। समुद्री जलधाराएं ऐसा करिए, मैं इसका पहले एक चार्ट बनवाऊंगा आपके सामने, क्या क्या हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो पहले बनेगा, फिर परिभाषा में आपके सामने लिखवाऊंगा। समुद्री जलधाराओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा वैसे ही जैसे हमने भूवायु तंत्र में चार्ट बनाया था वैसे ही चार्ट बनेगा यहां पर भी। देखिए, समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा, समुद्री जलधाराओं का अर्थ व परिभाषा। अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। समय हो रहा है, जल्दी से नोट करना। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, हिंद महासागर की समुद्री जलधाराएं, के समुद्री जल धाराएं, साथ साथ नोट करते जाइएगा। समुद्री जलधाराओं के वितरण को
प्रभावित करने वाले कारक। और महत्वपूर्ण प्रश्न। मुख्य या प्रमुख प्रश्न। उत्तरी व दक्षिणी हिंद महासागर उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। उत्तरी हिंद महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी हिंद प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ऐसे ही उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए 6 पॉइंट आ गए यहां पर, अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी जलधाराओं के बारे में यहां पर, पांचवा ये बिंदु रहेगा और छठा रहेगा ये 6 अलग अलग भागों में हम पढ़ेंगे समुद्री जलधाराएं। ये कंप्लीट टॉपिक होगा। इसमें कांस्टेबल से लगाकर आईएएस के तक के लेवल सारे एग्जाम में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर जलधाराओं का कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। यहां पर पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है? बातें समझ में आ रही है नहीं? बताइए। पढ़ाने का मेरा तरीका, सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक आपके सामने रख रहा हूं। क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले परीक्षा में प्रश्न आए हुए प्रश्न और मुख्य प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी सारे आपको करवाऊंगा। ये सारा चार्ट अच्छे से याद रखिएगा, कंप्लीट बातें इसमें आ जाएगी। जो पहली बार क्लास ले रहे हैं मेरी, वो भी जरा अच्छे सुनिएगा, बहुत ढंग से सुनिएगा। मंडे को हम लोग चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी कईयों को हो सकता है पहले समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, मुझे सुनिएगा, आपको 100% ज्योग्राफी बढ़िया समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा, आपको अच्छा एहसास होगा। चार्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है समुद्री जलधाराओं का ये सारे टॉपिक। अब ये मत कहिएगा सर पुराने प्रश्न लिख दिए यहां पर सारे, अब तो और भी सिस्टमेटिक चार्ट बना दिया है, पिछले प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह सब कुछ। और भी पवनों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मंडे के दिन क्लास आप सामने रख दीजिए। 5 मिनट का समय रखूंगा। कैटाबेटिक एनाबेटिक पवन ही बता दूंगा। सॉरी राकेश जी, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही कहा। मंडे को आऊंगा, थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा मैं आपके सामने। सही कह रहे हैं, एनाबेटिक व कैटाबेटिक पवने क्या होती है वो भी दर्शा दूंगा। 5 मिनट का टॉपिक होगा। मेरी इंडियन ज्योग्राफी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। आगे कल चर्चा करेंगे, कल मतलब मंडे को चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। धन्यवाद।